Hello, dear viewers. Welcome to another class in economics. And our topic for discussion in this video for today is value added method or output method of calculating national income. So, what basically we are going to learn in this video, let me first tell you that. So, we'll focus at three main areas. First, we'll try to understand why this method is called value added method or output method. What exactly value addition means, and what is the connection between output and value addition with the national income of an economy. So ये रहेगा हमारा पहला कंसर्न. सेकंड जो हम फोकस करेंगे वो ये है कि इसको कैलकुलेट करने का जो सिंपल ट्रिक्स क्या क्या है, व्हाट आर द सिंपल एरियाज or what are the main variables, main data which will help us to find out national income or domestic income of an economy with the help of this value added method. ठीक है, तो ये रहेगा हमारा सेकेंड फोकस या तो सेकेंड टारगेट इन दिस वीडियो. एंड थर्ड जो है हम कुछ एग्जैक्टली कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. एंड विद दैट आई होप you'll be able to understand it better to solve any kind of questions coming in this area in your examination. Okay, तो बेसिकली हम ये तीन चीज़ों को ये वीडियो में फोकस में रखेंगे. एंड बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आप जहाँ भी देख रहे हो कुछ चीज़ नोट करने लायक है, प्लीज़ उसको जब आप वीडियो देख रहे हैं साइमल्टेनियसली यू जस्ट गो ऑन मेकिंग नोट्स. ओके, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा टू हैव ए वेरी क्लियर एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. राइट, सो विद दैट expectation from you and hope I will try my level best to make the things clear to you so that you don't find any kind of difficulty, any kind of inconvenience while answering any questions from this particular section. Okay, so पहले हम देखेंगे कि वैल्यू एडिशन क्या होता है, आउटपुट मेथड इसको क्यों कहते हैं और आउटपुट से हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी इकोनॉमी का इनकम. ओके, तो चलो. As you know, we can divide an economy into three productive sectors as per the characteristics or the nature of the sectors or the institutions, organizations जो भी हमारा इकोनॉमी में हैं, जो प्रोडक्शन सेक्टर्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स को डिपेंड करके उनका फीचर्स के ऊपर, उनका नेचर के ऊपर हम उनको तीन हिस्सों में डिवाइड किए हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, जो कि लैंड एंड इट्स एलाइड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर. जो कि नेचुरल रिसोर्स को यूज करता है एंड जो भी आउटपुट बनाता है वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है. टेक फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर क्या करता है ना, वाटर, एयर, ह्यूमिडिटी, सॉयल, रेनफॉल, ये सभी चीज़ों को यूज़ करता है एज रॉ मटेरियल. ओके, ये सब चाहिए उनको प्रोडक्शन करने के लिए. एंड क्या प्रोडक्शन करता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, ये सब भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं. तो इसको हम प्राइमरी सेक्टर में. तो इसी तरह का कोई भी एक्टिविटी जहाँ पे नेचर का एलिमेंट्स का यूज होता हो एंड जो प्रोडक्शन है वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, दोज कम अंडर प्राइमरी सेक्टर. उसी तरह से जितने भी इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं दे कम अंडर द सेकेंडरी सेक्टर. ओके, जिनका काम होता है रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना एंड टू मेक सम फिनिश्ड गुड्स. ठीक है कि नहीं, ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर. उस तरह से टर्शियरी सेक्टर है जो कि सर्विसेज सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. For example, insurance, banking, police, defense, then your transport, communication, education, हेल्थ सेक्टर, ये सभी एरिया आ गया टर्शियरी सेक्टर में. ठीक है, तो तीनों सेक्टर हमारा इकोनॉमी का प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं और तीनों सेक्टर अपना अपना एरिया में प्रोडक्शन करते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर. तो अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोडक्शन करते हैं उसका तो कुछ मार्केट प्राइस होगा, कुछ मार्केट वैल्यू होगा. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने दूंगा. एक फार्मर ने सपोज एक साल में 50 क्विंटल राइस प्रोडक्शन किया, तो 50 क्विंटल राइस जो है वो आउटपुट बन गया प्राइमरी सेक्टर का एक साल में. ठीक है, और वो उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब उसका मार्केट में देखेंगे उसका मार्केट प्राइस क्या है, एक क्विंटल का दाम कितना है, तो 50 क्विंटल का दाम इतना ही होगा. इस तरह से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ए सेक्टर. सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर्स. इस तरह से अगर हम तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या,
टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट और जो भी प्रोडक्शन हुआ इन द इकोनॉमी इन ए ईयर, वो हमको पता चल जाएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर लिया है। लेट अस एज्यूम दैट इन द ईयर 2010 में प्राइमरी सेक्टर ने जितना प्रोडक्शन किया उसका मार्केट वैल्यू रहा 1000 रुपीज़, सेकेंडरी सेक्टर जितना प्रोडक्शन किया उसका मार्केट वैल्यू रहा 1000 रुपीज़, एंड टर्शियरी सेक्टर ने जितना प्रोडक्शन दिया इन द इकोनॉमी इन दैट ईयर, it also stood 1000 rupees. Now the question is, what is the total income generated in the economy, or what is the total production that took place in the economy? It is nothing but the addition of these three. ये होगा आपका कितना 3000 रुपीज़। as you can see here it is 3000 रुपीज़। ठीक है, तीनों को जब हम ऐड कर देंगे, तीनों सेक्टर ने अपना अपना कितना प्रोडक्शन दिया उसका जो मार्केट वैल्यू में ऐड कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी एट देयर मार्केट वैल्यू और मार्केट प्राइस। ये जो एमपी आप देख रहे हो, रिमेंबर दिस इज मार्केट प्राइस, क्योंकि हम वैल्यू एडेड मेथड यूज कर रहे हैं। एंड इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली दैट व्हेन वी यूज वैल्यू एडेड मेथड, आउटपुट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, वट एवर वेरिएबल्स वी टेक इनटू अकाउंट to arrive at an aggregate, the variables always represent the market price, and market price represents what? market price में क्या होता है, डेप्रिसिएशन एडेड होके रहता है, तो इसलिए वो ग्रॉस वैल्यू निकलेगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन आई विल हिंट यू अगेन अबाउट दैट। अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है उसका वैल्यू हो गया 3000 रुपये। बट क्वेश्चन अभी है कि कभी कभी यहाँ पे एक इशू आ जाता है, एक सम टाइप्स ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट्स इन आवर माइंड, दैट इज़ क्या ये जो तीनों सेक्टर ने प्रोडक्शन किया, क्या ये अपना अपना कंट्रीब्यूशन है और आर द डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, तो क्या वो आपस में वो डिपेंडेंट हैं, या तो ये जो प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन रहा क्या है इतना 1000 रुपीज़, एंड सेकेंडरी सेक्टर का रहा 1000 रुपीज़, एंड टर्शियरी सेक्टर का 1000 रुपीज़, क्या ये टर्शियरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर से कुछ रॉ मटेरियल लिया है, या तो सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से कुछ रॉ मटेरियल लिया है, या तो प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर से कुछ रॉ मटेरियल है। सो दीज आर सम क्वेश्चंस दैट विल क्रिएट सम कन्फ्यूजन इन आवर माइंड। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा जिससे आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखिए, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आदमी है एक्स, एक आदमी है एक्स, ओके, एक्स इज ए पर्सन एंड वाई इज अनदर पर्सन। तो एक्स क्या किया, एक्स ने पेपर प्रोडक्शन किया, ही प्रोड्यूस्ड पेपर, और पेपर सेल किया किसको, वाई को। तो पेपर का वैल्यू सपोज था 10 रुपीज़। तो वाई क्या किया ना, वाई वो पेपर की यूज करके एक बुक प्रोडक्शन किया, राइट। वाई प्रोड्यूस्ड ए बुक बाय यूजिंग द पेपर व्हिच ही परचेस्ड फ्रॉम एक्स। अभी वाई क्या कर रहा है, वो बुक को सेल कर रहा है किसको, जेड को। सपोज वाई सेलिंग द बुक टू जेड। तो ये जो बुक का प्राइस अभी सपोज हो गया 12 रुपीज़, राइट। तो मैं यहाँ पे जो मेरा सवाल था ये था कि वाई का कंट्रीब्यूशन कितना रहा इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बुक, हाउ मच वैल्यू डिड वाई ऐड टू द पेपर सो दैट इट बिकेम 12 रुपीज़। ऑब्वियसली आंसर इज 2 रुपीज़। तो इसने क्या किया, जितना भी रॉ मटेरियल में खर्चा किया, प्रोडक्शन में जो भी उसका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हुए, जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ, उसका टोटल वैल्यू वाई ने जो ऐड किया वो है 2 रुपया, क्योंकि 10 रुपया का पेपर उसने खरीदा था किससे, एक्स से, एंड पेपर वाज प्रोड्यूस्ड बाय एक्स नॉट बाय वाई। वाई ने क्या किया, पेपर को कन्वर्ट कर दिया बुक में, तो उसके लिए कितना खर्चा हुआ, 2 रुपया। तो वाई का कंट्रीब्यूशन रहा कितना, 2 रुपीज़, एंड एक्स का कंट्रीब्यूशन रहा 10 रुपीज़। तो इन दिस वे आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ, एक्स का कंट्रीब्यूशन कितना था 10, एंड वाई का अपना कंट्रीब्यूशन कितना रहा 2। तो इन दिस वे टोटल वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 12 रुपीज़ हो गया, जो कि है प्राइस ऑफ द बुक। ये रहा बुक का प्राइस, बुक का प्राइस था 12 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर हम सपोज मान लेते हैं कि एक ही बुक प्रोडक्शन हुआ है इन एन इकोनॉमी इन ईयर, तो अभी इकोनॉमी का इनकम कितना हुआ, ऑब्वियसली 12 रुपीज़ हुआ।
ठीक है कि नहीं। तो 12 रुपीज़ अगर इनकम हुआ तो इसको हम आइदर जो फाइनल गुड है, यहाँ पे फाइनल गुड क्या है, बुक है, क्योंकि पेपर इज़ नॉट द फाइनल गुड, पेपर से बुक बना गया तो बुक हो गया फाइनल गुड, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं टू फाइंड आउट द इनकम जो कि है 12 रुपीज़। या तो हम और एक तरीका कर सकते हैं, क्या है वो, कि एक्स ने कितना वैल्यू ऐड किया है टू द प्रोडक्शन ऑफ द बुक। एक्स ने क्या किया था, पेपर प्रोडक्शन किया था जिसका वैल्यू था 10 रुपया। अभी वाई ने कितना वैल्यू ऐड किया अपनी तरफ से, कितना है 2 रुपया। तो दोनों का अगर वैल्यू हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 रुपीज़ हो जाएगा। ये सुनो, तो देर आर टू डिफरेंट टिक्स टू फाइंड आउट द इनकम ऑफ एन इकोनॉमी बाय यूजिंग द आउटपुट मेथड। या तो हम फाइनल गुड्स को लेंगे, या तो वैल्यू एडेड बाय द डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी उसको हम काउंट करेंगे। दोनों तरीके से करने से भी हमको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे राइज करेगा, ये सब कहने का मुझे इंटेंशन क्या था कि यहाँ पे प्रॉब्लम कब राइज करता है, अगर हम एक्स का वैल्यू लेंगे सपोज 10 रुपया, और वाई सोचेंगे कि वाई ने तो 12 रुपये का बुक प्रोडक्शन किया, तो इसलिए हम दोनों को ऐड करके सपोज बना देंगे ये 22 रुपीज़, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ द इनकम, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्शन हुआ है 12 रुपीज़ का, एक बुक प्रोडक्शन हुआ है, जो फाइनल गुड है उसी को ही हम काउंट करते हैं जिसका दाम है 12 रुपीज़। तो 22 रुपया कहाँ से आ गया, ये 22 रुपया कहाँ से आया, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया फिर से 10 रुपया एक्स का। ठीक है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे बुक का वैल्यू में ऐड होके है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए हमको क्या कर सकते हैं, और एक टेक्निक है, अगर हमको फाइनली करेक्टली कैलकुलेट करना है तो आप देखिए फाइनल वैल्यू का, फाइनल गुड का वैल्यू कितना है, ये है 12 रुपीज़। या तो हम डायरेक्टली 12 रुपीज़ ले सकते हैं, या तो फिर क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे कि 10 रुपया एक्स ने दिया, वाई का कंट्रीब्यूशन रहा, सपोज आप मान लेते हैं कि 12 रुपीज़ आप ले लेते हो। ठीक है, तो अगर ये दोनों कर लेते हो तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। एज आई टोल्ड यू इट विल बी 22, बट इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या था, ये था 10 रुपया का जो उसने वाई ने खरीदा था बुक पेपर फ्रॉम द एक्स, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। इसको हटा दो, इसको अगर हम हटा देंगे तो फाइनली फिर से हमको 12 रुपीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी और एक जो कि वेरिएबल हमारे पास आया वो है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, ये बात को हमको समझनी है। ठीक है, तो ये कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ ज़रूरत पड़ने वाली हैं। ठीक है, देखिए बैक टू आवर टॉपिक हम जाते हैं। तो इसी तरह से जब एक प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर देर सप्लाई रॉ मटेरियल टू ईच अदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अपना रॉ मटेरियल सप्लाई करता है इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री भी अपना रॉ मटेरियल जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सब सप्लाई करता है एग्रीकल्चर को, जो कि वह रॉ मटेरियल यूज करके प्रोडक्शन करता है। तो एग्रीकल्चर जब प्राइमरी सेक्टर कुछ भी प्रोडक्शन करता है उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को माइनस करना पड़ेगा। उसी तरह से इंडस्ट्री का जो आउटपुट है, जितना भी प्रोडक्शन उसने दिया, उसमें से अगर हम कितना वैल्यू ऐड किया इंडस्ट्री ने जानना है हमको, देन वी हैव टू डिडक्ट द व्हाट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इन द आउटपुट मेथड समझने के लिए, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड मी। तो आगे बढ़ते हैं। आई एम गिविंग एन इलस्ट्रेशन ओवर हियर टू हेल्प यू to have a clarity in this subject। तो चलते हैं, मान लेते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का इन एन इकोनॉमी, वही मैं ले रहा हूँ 2010 की बात हम लेते हैं। सपोज इन द ईयर 2010, इन द ईयर 2010 प्राइमरी सेक्टर ने प्रोडक्शन किया, अब आई होप यू कैन सी इट, 100 kg कटन प्रोडक्शन किया जिसका मार्केट वैल्यू है अभी 1000 रुपीज़ एट द प्राइस 10 रुपीज़ पर किलो। ओके, तो अभी प्राइमरी सेक्टर करता क्या एग्जैक्टली, जब कटन प्रोडक्शन करेगा ऑब्वियसली क्या करेगा, सेल करेगा किसको, सेकेंडरी सेक्टर को। तो सेकेंडरी सेक्टर को सपोज उसने सेल कर दिया, एज यू कैन सी ओवर हियर इट इज़, सपोज उसने सेल कर दिया 60 किलो, तो उसने 60 किलो सेल कर दिया किसको, 60 kg सेल किया सेकेंडरी सेक्टर को। ठीक है, तो उसके पास बचा अभी कितना, 40 किलो। तो मान लेते हैं कि 2010 में प्राइमरी सेक्टर ने प्रोडक्शन किया 100 किलो कटन, जिसमें से 60 किलो सेल हो गया सेम ईयर में, एंड 40 किलो उसके पास बच गया जो कि सेल नहीं हो पाया। ठीक है, जिसका प्राइस, जिसका मार्केट वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियसली 400 रुपया होगा। ठीक है कि नहीं, 40 रुपया 40 kg प्लस इंटू 10 रुपीज़ पर kg, तो 400 रुपीज़ का अभी आउटपुट बचा हुआ है किसके पास, प्राइमरी सेक्टर के पास इन द ईयर 2010। एंड उसने 60 किलो कटन सेल कर दिया किसको, सेकेंडरी सेक्टर को, जिसका वैल्यू आ गया हमारा 600 रुपीज़।
ठीक है। तो इन दिस वे प्राइमरी सेक्टर का टोटल वैल्यू कितना हो गया, 600 प्लस 400 1000 है, जो कि यहाँ क्या हमारे सामने है, राइट। नाउ तो प्राइमरी सेक्टर जो सेल किया 60 kg कॉटन टू द सेकेंडरी सेक्टर, 60 kg कॉटन का वैल्यू जो 600 रुपीज़ है, व्हाट इज़ दैट फॉर द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के लिए वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स, जो मैंने अभी बताया आपको। वो क्या करेगा, वो कॉटन को लेके इट विल प्रोसेस इट, इट विल इन्वेस्ट सम मनी इन दैट, इट विल प्रोड्यूस सम फाइनल गुड सो दैट इट कैन सेल इट इन द मार्केट एंड मेक सम प्रॉफिट, ओके, इनकम करने के लिए वो करेगा। तो ये हो गया उसके लिए क्या, इंटरमीडिएट गुड, जिसको हम रॉ मटेरियल के हिसाब से भी जानते हैं, राइट। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर के पास अभी 60 किलो कॉटन है आज रॉ मटेरियल। अभी बैलेंस में जैसे बताया कि 40 किलो बैलेंस किसके पास है, प्राइमरी सेक्टर के पास। अभी सेकेंडरी सेक्टर ने क्या किया, वो कॉटन को यूज करके सपोज लेट अस से 30 मीटर्स ऑफ क्लॉथ उसने बनाया। ये जो आपके सामने देख रहे हो आप, लेट अस से 30 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंडरी सेक्टर बाय यूजिंग 60 किलो ऑफ कॉटन, जिसका वैल्यू है 50 रुपीज़ पर मीटर में 1500 रुपया का 1500 रुपीज़ का कपड़ा बनाया किसने, सेकेंडरी सेक्टर ने। तो नाउ द क्वेश्चन इज, सेकेंडरी सेक्टर ने एक्स्ट्रा वैल्यू कितना ऐड किया। उसने तो 600 रुपया का कॉटन खरीदा था किससे, आज रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, और कॉटन को कन्वर्ट कर दिया कपड़े में, क्लॉथ में, जिसका वैल्यू अभी है 1500 रुपया। तो सेकेंडरी सेक्टर ने कितना वैल्यू ऐड किया, ऑब्वियसली इसको माइनस करने से हमको मिल जाएगा 900 रुपीज़, इजंट इट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ओके। तो obviously the value added by the secondary sector as you can see over here is 900 rupees, final value added। और प्राइमरी सेक्टर ने कितना वैल्यू ऐड किया था, मैं जैसे बताया था कि 400 रुपया का वहाँ पे प्रोडक्शन अभी तक उसके पास है। हाँ, अभी आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ये 400 रुपया का जो बच गया वो यूज़ होगा कि नेशनल इनकम में, ओब्वियसली वो होगा, क्योंकि ये तो प्रोडक्शन हुआ है, उसमें भी खर्चा हुआ है, एंड आउटपुट सेल नहीं हो पाया, बट ये रह गया किसके पास, प्राइमरी सेक्टर के पास रह गया अनसोल्ड होके। तो इसको हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। जो अनसोल्ड रह जाता है इट इज़ ए पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, याद रखिए, इसको हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन का एक पार्ट, जिसको अदरवाइज इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेंटरी, इसको अदर नाम में जानते हैं, इन्वेंटोरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री हो गया 400 प्लस उसने सेल किया था कितना, 600, तो टोटल मिला के हो गया 1000 रुपीज़ का वैल्यू ऐड किया प्राइमरी सेक्टर ने, एंड सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू एडिशन हुआ 900 रुपीज़। सो इन दिस वे टोटल वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली तो आप लोग को ये अभी माइंड में आ चुका होगा, टोटल वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी इज 1000 प्लस 900 इज इक्वल टू 1900 रुपीज़। तो इसको हम अदरवाइज कहते हैं जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी भी कहते हैं, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसी तरह से अगर हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ये तीनों का अगर हम वैल्यू ऐड कर लेते हैं, ध्यान रखिए, अगर हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर का वैल्यू ऐड कर लेते हैं, सॉरी, if we find out the gross value added at market price, प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर, ये तीनों को अगर ऐड कर दे तो क्या मिलता है हमको, सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड मिलता है, किसमें, मार्केट प्राइस में। एंड इसी को ही कहते हैं क्या, जीडीपी एमपी, इसको कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन अभी है कि ये तीनों को ये कैसे मिलेगा हमको, ऑब्वियसली हमको तीनों सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस चाहिए, जो कि आपको सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अगर हमको क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज गिवन, ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो गिवन, एंड ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो गिवन, तो ऑब्वियसली तीनों को ऐड कर लो, आपको मिल जाएगा जीडीपी एमपी, ठीक है। एंड जीडीपी एमपी को हमको कन्वर्ट करना है, सपोज जीडीपी एमपी हमारे पास है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, नेट नेशनल इनकम मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट, सॉरी एट फैक्टर कॉस्ट में हमको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, ग्रॉस को नेट करना पड़ेगा, डोमेस्टिक को नेशनल करना पड़ेगा, एंड मार्केट प्राइस को करना पड़ेगा फैक्टर कॉस्ट, इजंट इट। तो ये तीनों स्टेप्स हमको करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई विल टेल यू राइट नाउ। देखिए, तो ये तीनों को ऐड करके हमको मिल गया क्या, जीडीपी एमपी मिल गया। जीडीपी एमपी को नेट करने, ग्रॉस को नेट करने के लिए, आज यू ऑल नो,
ग्रॉस, इफ ग्रॉस को हमको क्या करना है, नेट करना है, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन या तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया होगा, उसको माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगा, ग्रॉस से मिल जाएगा नेट वैल्यू मिल जाएगा। सेकेंड हमको क्या करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, डोमेस्टिक को करना है क्या, नेशनल, है कि नहीं, डोमेस्टिक को करना है नेशनल। तो डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए हमको चाहिए NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। आई स्ट्रेस ऑन द वर्ड फ्रॉम एब्रोड। अगर फ्रॉम एब्रोड नहीं दिया है, टू एब्रोड दिया है, तो ध्यान रखिए उसको हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर फ्रॉम एब्रोड दिया है तो ऐड कीजिएगा, ओके राइट। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप, डोमेस्टिक को हमने नेशनल कर दिया। अभी थर्ड हो गया, फैक्टर कॉस्ट को करना है क्या, वी हैव टू मेक, मार्केट प्राइस में है अभी हमारे पास वैल्यू, उसको मार्केट पर उसको कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में। तो आपको पता है इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, NIT। NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ है तो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्स दिया होगा एंड सब्सिडी दिया होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सिडी को माइनस कर लीजिए, आपको मिल जाएगा NIT, एंड बाद में उसको वो वैल्यू को मार्केट प्राइस से हटा दीजिए, आपको मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। सो दीज आर द स्टेप्स इन विच वी कैन अराइव एट द नेशनल इनकम कैलकुलेशन, ओके। तो ये तो था फॉर्मूला के बाद। अभी क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्या क्वेश्चन में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में, जो क्वेश्चन दिया जाएगा, क्या इसमें ये वेरिएबल्स होंगे हमारे साथ, जैसे कि ये रहा आपका, हाँ ये जो वेरिएबल, सॉरी ये जो वेरिएबल आपके सामने है, प्राइमरी सेक्टर का, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, ये जो तीनों वेरिएबल, क्या ये हमारे पास होगा, कंपलसरी है क्या होना, जी नहीं, ये नहीं भी हो सकता है, बट उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ आपको दिया ही होगा, ठीक है, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, वैल्यू ऑफ, सॉरी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है वो हमको समझनी है। देखिए, तो टोटल वैल्यू एडेड बाय द थ्री सेक्टर्स अगर हमको कैलकुलेट करनी है, ये जो चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू एडेड, टोटल वैल्यू एडेड ये जो देख रहे हो आप, इसको अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हमको पहले निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो मैं बताया था आपको कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है, उसको अगर हम नज़र में रखेंगे तो इजीली वी कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये पहला वेरिएबल है जो एज आई टोल्ड यू, पहला वेरिएबल है वैल्यू ऑफ आउटपुट, याद रखिए इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, राइट। सेकंड में हमको करना पड़ेगा इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। तो पहला हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेकंड में देखेंगे इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होता क्या है। ये दोनों चीज़ों को अगर हमने निकाल दिया तो इसकी और ज़रूरत नहीं है। तो आइदर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर दिया होगा, या तो फिर आपको ये तीनों चीज़ें दिया होगा जिससे कि आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। सो हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम आपके सामने रखूँगा। यहाँ पे आप देखिए, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, हाँ यस, द डायग्राम यू कैन सी ओवर हियर, राइट। देखिए, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का दो तरीका है। फर्स्ट तो ये रहा, फर्स्ट जो तरीका रहा, दिस वन इज द फर्स्ट वे हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट, ओके। तो पहला जो तरीका है ये रहा क्वांटिटी इनटू प्राइस। अगर आपको क्वांटिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वांटिटी को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ओके। तो ये फर्स्ट टेक्निक। अगर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ है, मान लो कि नहीं दिया है, तो हम सेकेंड तरीका में आएंगे जो है कि सेल्स। देखिए, जो भी चीज़ प्रोडक्शन होता है वो सेल्स होता है, उसको बेचने के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम कितना सेल हुआ इन द इकोनॉमी टोटल, वो अगर निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या था। तो अभी सवाल ये है कि अगर सेल आपको दिया हुआ है, ओनली सेल इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू सी दैट ओनली वन वेरिएबल इज गिवन, दैट इज सेल्स। सेल अगर सपोज मान लेते हैं कि 100 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट, यही वैल्यू ऑफ आउटपुट है। बट प्रॉब्लम कब होता है, कभी कभी क्या होता है, पूरा चीज़ सेल नहीं भी हो सकता है। जितना प्रोडक्शन हुआ इन ए ईयर, इट मे सो हैपन दैट एंटायर अमाउंट इज नॉट सोल्ड, ठीक है।
तो 100 प्रोडक्शन हुआ, सपोज मान लेते हैं कि 100 प्रोडक्शन हुआ और 100 में से सेल हो गया 60 और बच गया कितना 40, इसको हम कहते हैं अनसोल्ड स्टॉक, जो कि इन्वेंटरी कहा जाता है। ठीक है, और चेंज इन स्टॉक भी इसको कहते हैं। तो अभी क्या करेंगे, प्रोडक्शन तो हुआ है 100 हमारा, बट सेल कितना हुआ है 60 और बचा हुआ कितना है 40, तो ये दोनों को ऐड करने से ही हमको मिलेगा क्या टोटल सेल्स। ठीक है, तो उस तरीका, अगर इस तरह का आपके सामने कुछ सवाल आ रहा है, आप देख रहे हो कि सेल्स इज ऑल्सो गिवन एंड you see sales is given as well as चेंज इन स्टॉक इज गिवन, ये जो आप देख रहे हो चेंज इन स्टॉक, इस तरह का कोई एक वेरिएबल आपके सामने अगर है तो इसका अर्थ ये है कि पूरा जितना प्रोडक्शन हुआ है टोटल सेल नहीं हुआ है, कुछ सेल बचा हुआ है, कुछ प्रोडक्ट बचा हुआ है। तो क्लोज इसमें क्या करना है, सेल्स के साथ हमको चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है, तब हमको मिलेगा टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, चेंज इन स्टॉक सपोज नहीं दिया हुआ है, उसके बदले में क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक नाम का दो वेरिएबल होगा। तो इससे हमको कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये जो आप देख रहे हो बीच में माइनस, क्लोजिंग स्टॉक से अगर हम ओपनिंग स्टॉक को हटा देंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक अगर करेंगे तब भी हमको चेंज इन स्टॉक मिल जाएगा, एंड उसको हम ऐड कर लेंगे सेल्स के साथ तो मिल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे मैं आपको बार फिर से बताऊंगा कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट, एंड उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको सेल्स चाहिए, चेंज इन स्टॉक चाहिए, या तो चेंज इन स्टॉक का अलग नाम से दिया होगा इन्वेंटरी, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो सेल्स के साथ। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ तो सेल्स के बारे में हमने समझा। अभी सेल्स होता कहाँ है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ आउटपुट, सेल्स आइदर आपका डोमेस्टिक सेल होगा एंड एक्सपोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, जो 100 आउटपुट हमारा प्रोडक्शन हुआ इन एन इकोनॉमी लेटर से, सपोज इसमें से 80 सेल हो गया कहाँ पे, हमारे कंट्री में, एंड 20 हो गया एक्सपोर्ट फॉरेन कंट्री में, तो टोटल सेल्स कितना हुआ हमारा 80 + 20, तब जाके हमको सेल्स मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो कि कोई भी क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल नाम का कोई वेरिएबल है, इफ़ यू से दैट देयर इज ए वेरिएबल कॉल्ड डोमेस्टिक सेल, तो हमेशा देख ये ध्यान में रखिए कि डोमेस्टिक सेल दिया है मतलब हमको एक्सपोर्ट को ऐड करना पड़ेगा उसके साथ। बाद में फिर अगर आप चेंज इन स्टॉक दिया है तो इसके साथ फिर आपको चेंज इन स्टॉक को भी ऐड करना पड़ेगा, दैट मीन्स ये दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर हमको मिलेगा टोटल सेल्स। ठीक है, अगर डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट दिया हुआ है एंड चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो ये दोनों को मिलाने से हमको टोटल सेल्स मिल जाएगा। ये है सिंपल टेक्निक। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन व्हाट आर द वेरिएबल्स गिवन इन द क्वेश्चन, उसको आपको नज़र में रखनी है। ओके, तो इस तरह से हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकाल सकते हैं। ओके, फिर से हम बैक करेंगे हमारे टॉपिक में। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के बाद अभी जो सवाल रहा हमारे पास, as I told you, sales is equal to total value of output is equal to sales plus change in stock। चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना है। सेल्स इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, अगर दोनों दिया है तो, अगर डोमेस्टिक सेल दिया है एक्सपोर्ट दिया है तो दोनों को मिलाइए फिर जाके सेल्स निकलेगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको टेस्ट करने के लिए क्या करता है, वो सेल्स भी दे देता है, सेल्स दे देता है प्लस डोमेस्टिक सेल भी दे देता है। मैं करके आपको आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दैट टू यू सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली। देखिए, ओह सॉरी, ओके, यस, सपोज आपको सेल्स दिया है 100 और आप देख रहे हो कि डोमेस्टिक सेल दिया है, फिर इट इज ऑल्सो गिवन डोमेस्टिक सेल भी दिया हुआ है 80। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों को ऐड मत कीजिए, 100 के साथ 80 को ऐड मत कीजिए। सेल्स मतलब इसमें डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट दोनों ऐड होकर टोटल 100 हुआ है, तो सिंपली यू टेक दिस वन। ओके, तो ये बात को आपको नज़र में रखनी होगी जब आप कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो फिर मिस्टेक होगा। राइट, फाइन, आगे बढ़ते हैं। नाउ ये मैंने बता दिया आप लोग को,
If only sales are given, then sales is equal to value of output. If sales and change in stock both are given, then sales plus change in stock आपको करना पड़ेगा to find out the value of output यहाँ पे. And if domestic sales and exports are given separately, दो अलग अलग दिया हुआ है तो दोनों को ऐड कर लीजिए, फिर आपको मिल जाएगा टोटल सेल्स, ठीक है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा. फिर इफ़ बोथ सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स आर गिवन, अगर सेल्स भी दिया है एक्सपोर्ट भी दिया है, या तो सेल्स दिया है एंड डोमेस्टिक सेल दिया है, तो इस केस में आप ओनली सेल्स को ही लीजिए, दोनों को काउंट मत कीजिए. ओके, तो ये रहा वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात. अभी रहा इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, हम किसको कहते हैं. चलो फिर से इसको समझेंगे. इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कहने से हम क्या समझते हैं, लेट मी टेल यू दैट. ओके, ये देखिए, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर मीन्स जितना भी खर्चा करता है प्रोडक्शन यूनिट्स, जो भी प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शियरी सेक्टर हो, जो भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं, इनपुट खरीदते हैं, तो हो सकता है कि वो डोमेस्टिक फार्म से खरीदे हों, विद इन द कंट्री जो भी फार्म है, जो सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल से उनसे खरीदा हो, या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि फॉरेन कंट्री से भी खरीदा हुआ हो, ठीक है, जिसको हम इंपोर्ट के नाम से भी जानते हैं. ये रहा इंपोर्ट, ठीक है, आपके सामने देख, यू कैन, आई होप यू कैन सी इट. तो ये इंपोर्ट भी हो सकता है या डोमेस्टिक परचेज भी हो सकता है. अगर आपका क्वेश्चन में ओनली इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली इसको ही ले लीजिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को माइनस कर देने से हमको मिल जाएगा वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है. सपोज आपको ये चीज़ नहीं दिया हुआ, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, तो डोमेस्टिक परचेज सपोज दिया हुआ है, लेट अस से डोमेस्टिक परचेज इज गिवन. तो डोमेस्टिक परचेज मतलब डोमेस्टिक फार्म से विद इन द कंट्री जितना भी रॉ मटेरियल हमने खरीदा है हमारे डोमेस्टिक फार्म से, उसको कहते हैं डोमेस्टिक परचेज. इसका मतलब है फिर इंपोर्ट को हमको अलग से उसके साथ ऐड करना पड़ेगा. तो डोमेस्टिक परचेज, ये जो मैं प्लस सिंबल यहाँ पे यूज किया हूँ, इसको इसके साथ जोड़ लीजिए, फिर हमको मिल जाएगा क्या, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर. ओके, और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि अगर कोई परचेज ऑफ मशीनरी नाम का कोई भी वहाँ पे वेरिएबल है, परचेज ऑफ मशीनरी, सपोज एक फार्म दूसरा फार्म से मशीनरी खरीदता है, तो वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि मशीनरी इज नॉट ए रॉ मटेरियल, ठीक है. मशीन को जो है हम कन्वर्ट नहीं करते हैं टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ कमोडिटी. हाँ, उसका सर्विस हम लेते हैं ज़रूर, बट उसको चेंज करके कुछ प्रोडक्शन नहीं किया जाता है. जैसे कि एक स्टील से अगर हम यूटेंसिल्स बना रहे हैं, तो स्टील कैन बी रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, बट यूटेंसिल बनाने के लिए जो मशीन यूज किया जाता है उसको हम रॉ मटेरियल नहीं मानेंगे, ठीक है कि नहीं. इज इट क्लियर. तो कोई भी अगर इस तरह का वेरिएबल आपको दिया है, परचेज ऑफ मशीनरी बाय वन फार्म फ्रॉम एनी अदर, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, उसको आपको यूज़ नहीं करनी है. तो प्लीज़ इसको नोटिस कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा. ओके, राइट. तो ये बात, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स. तो मैं अभी आगे बढ़ूँगा, ये तो मैंने बता दिया आपको. चलिए, तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस अभी लेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन है. तो यहाँ पे कैलकुलेट हमको करना है क्या क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है, सेकंड में कैलकुलेट करना है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड यू हैव टू कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. ये तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करना है. देखिए, जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन, क्या होता है ना, कभी कभी वी फील नर्वस्ड. ओके, ओ सो मेनी वेरिएबल्स आर देयर, व्हाट टू डू, हाउ कैन आई डू इट, आई एम कन्फ्यूज्ड. इस तरह का सोच प्लीज़ माइंड में मत लाइएगा. बी वेरी कूल एंड कंपोज्ड, ठीक है, वेरी रिलैक्स्ड रहिए. यू कैन इजीली डू इट, बी हैव दैट कॉन्फिडेंट इन योर माइंड. ओके, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए हमारे माइंड में. तो अभी हमको निकालना क्या है, धीरे से देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है. जरा सा सोचिए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है. सेल्स, चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सब माइंड में हमारा आना चाहिए. इस तरह का चीज़ को हमको अगर यूज करेंगे तो हमको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट. तो ढूंढते हैं चलो कि ये सब चीज़ है कि नहीं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं टिक करूँगा so that you will understand it. yes, तो हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है. तो चलो देखते हैं, सेल्स कहीं गिवन है क्या. ओके, डोमेस्टिक सेल इज गिवन यप 1200 रुपीज़. ओके, 1200 करोड़ रुपीज़. उसके साथ अगर डोमेस्टिक सेल दिया है तो ऑब्वियसली हमको एक्सपोर्ट लेना पड़ेगा. आई टोल्ड यू, यहाँ पे एक्सपोर्ट इज ऑल्सो गिवन. उसके साथ साथ इंक्रीज इन स्टॉक इज ऑल्सो गिवन 60. ये देखिए, इंक्रीज इन स्टॉक
मतलब जो स्टॉक बच गया है, जो सेल नहीं हो पाया, उसको भी हमको काउंट में लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी सेल्स नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डोमेस्टिक सेल दिया है तो इसका मतलब एक्सपोर्ट जुड़ना पड़ेगा, प्लस इंक्रीज इन स्टॉक भी दिया है तो उसको भी जुड़ना पड़ेगा। और एक वेरिएबल नीचे आपको दिख रहा होगा कि गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, आप देखिए गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। व्हाट हैपेंस समटाइम्स द फार्म्स दे कीप सम प्रोडक्ट्स फॉर देयर ओन यूज। एक फार्मर जैसे कुछ प्रोडक्शन किया राइस और अपने लिए कुछ राइस रख लिया खुद का यूज के लिए, तो उसका भी वैल्यू हमको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए खर्चा भी हुआ है, वो प्रोडक्शन हुआ है एंड उसका मार्केट प्राइस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स वाई दैट इज ऑल्सो टू बी कैलकुलेटेड इन द इनकम कैलकुलेशन। ओके, तो इस तरह से अगर हम ये चारों को कैलकुलेट करते हैं तो कितना हमारा वैल्यू निकलता है, देखिए आपको नज़र में आ गया होगा अभी। और वैल्यू इज कमिंग 1200 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 10, तो 1470 हो गया हमारा क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह से हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकाल लिया। राइट, चलिए फिर ओके, नाउ द सेकंड क्या था, सेकंड हमारे पास क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास था वो था कि जस्ट ए मिनट, यस, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था वो था इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए। व्हाट इज इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर? जब आप इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर का नाम का कोई भी वेरिएबल सोचते हैं तो पहले देखिए को डायरेक्टली कहीं पे दिया हुआ है क्या, इज इट गिवन डायरेक्टली समवेयर। अगर नहीं दिया है तो डोमेस्टिक परचेज, इंपोर्ट, इस तरह का कुछ वेरिएबल आपके सामने आएगा। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट। देखिए यहाँ पे मिल गया, इट इज हियर वेरी क्लियरली गिवन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट, ये 400 रुपया दिया हुआ है। तो इसका मतलब है इंपोर्ट को हमको जुड़ना पड़ेगा क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट की बात आ गया तो यहाँ पे हमको इंपोर्ट को जुड़ना पड़ेगा। तो इंपोर्ट यहाँ पे दिया है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम मतलब 120 रुपीज़। उसके साथ साथ और थोड़ा भी देखिए, दोनों में इस तरह का जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से देखिए पूरा क्वेश्चन को, और कुछ ना कुछ वेरिएबल छुपा हुआ होगा कहीं पे। यहाँ पे देखिए पावर चार्जेस दिया है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में, एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो वो भी एक रॉ मटेरियल के नाम पे उसको भी हम ऐड करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या आ गया वेरिएबल हमारे पास, एक तो आ गया 400 रुपीज़, एक आ गया 120 यहाँ पे, एंड और एक आ गया पावर चार्जेस दैट इज 20 रुपीज़। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ मशीनरी नाम का एक चीज़ है, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, ये जो 8 नंबर का वेरिएबल है, वेरिएबल नंबर 8, इसको हमको यूज नहीं करना है, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी को यूज नहीं करना है, बिकॉज दैट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ योर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। ओके, इसको ध्यान में रखना था, अगर इसको हम जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा आंसर फिर। राइट, ओके, नाउ विल प्रोसीड। तो हमारे पास अभी आंसर कितना निकला, देखिए इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर का आंसर निकला 400 प्लस 120, जूम कर रहा हूँ, सो 400 प्लस 120 प्लस 20, 540 रुपये हमारा निकला इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकला था, 1470 मीन्स 1470 करोड़ रुपीज़। तो हमको चाहिए क्या, लास्ट क्वेश्चन में क्या चाहिए हमको, वी नीड नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, नेट मतलब ग्रॉस को। तो ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, आज यू ऑल नो, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या है, इट इज़ नथिंग बट, आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, ये जो 1470 निकला था, इट इज़ जीडीपी एमपी था, हाँ या नहीं, ये था जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी को हमको करना क्या है, नेट मतलब ग्रॉस को नेट करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एंड यस मार्केट प्राइस को हमको करना क्या है, फैक्टर कॉस्ट, तो एनआईटी को माइनस करेंगे। तो सिंपल 2 स्टेप में हमको निकल जाएगा आंसर। तो अभी देखते हैं क्या हो पाता है कि नहीं ये। ओके, तो ये रहा नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट ले लिया, माइनस कर दिया इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर जो था, माइनस कर दिया, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर अभी निकला 540 रुपीज़, इसको माइनस किए, फिर हमने डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया ग्रॉस को नेट करने के लिए, फिर एनआईटी माइनस कर दिया मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करने के लिए। तो इस तरह से कुछ होगा आंसर उसका 880, मतलब 1470 माइनस इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर 540 माइनस 50
50 जो कि है इंटरमीडिएट, सॉरी डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया होगा। डेप्रिसिएशन नाम का चीज़ नहीं है, बट यहाँ पे क्या दिया है देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ओके, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ओके, तो डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया 50 माइनस एनआईटी। एनआईटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिया है। मैं बताया था आपको कि इनडायरेक्ट टैक्स जरूर नहीं कि इनडायरेक्ट टैक्स नाम का कोई वेरिएबल हो आपके पास, इसके बदले में उसका सब्सटीट्यूट कोई सिनोनिम भी दिया गया होगा। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिया है 10 माइनस सब्सिडी हो गया 30, तो 10 माइनस 30 हो गया माइनस 20। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बाय फाइनल हमारा आंसर आ रहा है कितना, 900 करोड़ रुपीज़ आ रहा है हमारा आंसर। दैट इज कॉल्ड द नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो ये था टेक्निक ऑफ कैलकुलेशन। और एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। आप खुद अभी टेस्ट कर लीजिए आप अपने आप को। देखिए, तो अभी हमारे पास क्या क्या है, अभी हमारे पास कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं। कैलकुलेट क्या करना है, सेम नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट हमको कैलकुलेट करना है। वेरिएबल्स से सब्सिडी, सेल्स दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, एक्सपोर्ट दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, इंटरमीडिएट परचेजेस दिया हुआ है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज दिया हुआ है, एंड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट, फर्स्ट हमको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए हमको चाहिए क्या, सेल्स चाहिए, ठीक है नहीं। यू सी वेदर सेल्स इज गिवन, यस सेल्स इज गिवन 800, ठीक है कि नहीं। प्लस ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर लीजिए, उसको ऐड कर लीजिए सेल्स के साथ, ठीक है। जो मिलेगा वो हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो कि यहाँ पे निकल रहा है 770, ठीक है 770। यहाँ पे कोई डोमेस्टिक सेल एक्सपोर्ट वगैरह का चीज़ का नाम नहीं है, डायरेक्ट सेल्स दिया है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट किए 770 हमारा निकला क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अभी वैल्यू ऑफ आउटपुट से हमको करनी क्या है, पहले इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को माइनस करना है। तो पहले इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को ढूंढते हैं हम। तो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, यस as you can see over here, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर मीन्स इंटरमीडिएट परचेजेस, यहाँ पे दिया हुआ है 500 रुपीज़, ठीक है कि नहीं। उसके साथ फिर से दिया हुआ है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल अलग से दिया हुआ है। एज आई टोल्ड यू, अगर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर परचेज के नाम का कोई वेरिएबल इज गिवन, तो उसके बाद आप इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड मत कीजिए, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी एडेड इन दिस, ये इसमें ऑलरेडी ऐड होके है, ठीक है, राइट। तो ये रहा आपके सामने कैलकुलेशन। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से निकलेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा निकला था 770, राइट। वैल्यू ऑफ आउटपुट एज आई टोल्ड यू ये निकला था हमारा 770, माइनस हमने 500 कर दिया इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। उसमें से हमको माइनस करना है क्या, डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमको नेट वैल्यू चाहिए। तो डेप्रिसिएशन जहाँ पे दिया होगा -30, आई होप इट इज़ गिवन सम हियर। देखिए यहाँ पे दिया है कि नहीं डेप्रिसिएशन कहीं पे, यस डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है 30 रुपीज़, ओके। तो 30 करोड़, इसको माइनस कर दिया हम लोगों ने। फिर क्या माइनस किया हम, फिर हमको माइनस करना पड़ेगा एनआईटी। एनआईटी कहीं पे दिया हुआ है देखिए, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इट गिवन समवेयर। इंटरमीडिएट परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एक्सपोर्ट, डेप्रिसिएशन, सब्सिडी, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, yes closing stock, depreciation, subsidy, yes indirect tax is not given anywhere। सब्सिडी दिया हुआ है, मैं बताया था आपको, ये जरूर नहीं है कि दोनों वेरिएबल आपको दिया होगा। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है, यू टेक इट एज 0, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के जगह आप 0 लिखिए, यू टेक 0 एज इनडायरेक्ट टैक्स, एंड सब्सिडी का वैल्यू जो है 40 उसको माइनस कीजिए। तो ये हो गया आपका एनआईटी, ठीक है कि नहीं। तो अभी हम देखेंगे कि कितना हुआ एग्जैक्टली। तो फाइनल देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 0 - 40 किया है। इनडायरेक्ट टैक्स हमने लिया 0, एज्यूम किया 0 है, तो इसमें से 40 हमने माइनस किया, तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया, ये बन गया हमारा NIT इज इक्वल टू -40। तो जब हम सबको कैलकुलेट इस तरह से करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 280 रुपीज़, 280 करोड़ रुपीज़ इन इंडियन रुपी, ओके। और एक बात ध्यान रखिए, जब आप फाइनल आंसर निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि कौन सा यूनिट में दिया है। अगर रुपीज़ लैक्स में दिया है तो लाख लिखिए, करोड़ में दिया है तो करोड़ लिखिए, डॉलर दिया है तो डॉलर लिखिए,
अगर इंडियन रुपी दिया है तो इंडियन रुपी लिखिए, पाउंड अगर दिया है तो पाउंड में लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे थोड़ा सा गलती कर लेते हैं, जिसके लिए कभी कभी उनको मार्क्स लूज करना पड़ता है. तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू राइट द फाइनल आंसर. टेक केयर दैट you are writing the symbols and the units very correctly. Okay, so I hope this video will be very very useful to you, and my sincere request to you that unless and until you practice by your own, you will never be 100% sure or confident. So I will always advise you to take some questions from any book, from internet, or from any kind of guidebook. You take some questions, try out the answers by yourselves, so that it will be boosting of your confidence day by day. Okay, thank you, have a nice day.